आज पर्यावरण दिवस है और बहुत सारे लोगों के लिए ये क्रिटिसिज्म आता है कि क्या ये सिर्फ औपचारिकता बन के रह गया है, ऐसे दिनों की क्या खासियत या अहमियत है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पर्यावरण पर जो खतरा दुनिया के सामने है वो सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है और हम इस धरती को बिल्कुल कचरा घर बना चुके हैं। हालत ये है कि इस खतरे को हम समझने को भी तैयार नहीं है। जलवायु परिवर्तन जैसे हमारे लिए कहीं दूर घट रही घटना है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल आपके दरवाजे पर है, जबकि सच्चाई एकदम उलट है। ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार तेज हुई है, समुद्र का जल स्तर ऊपर जा रहा है। 1880 के बाद समुद्र का जल स्तर 8 इंच ऊपर जा चुका है, जिनमें से 3 इंच की बढ़ोतरी पिछले 25 सालों में हुई है। इस बढ़ोतरी की वजह से समुद्र के किनारे के शहर डूब सकते हैं, ये खतरा बना हुआ है, जिसका असर भारत के सुंदरबन में देखा जा सकता है और इसकी वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से हटाने की भी बात कर रहा है। लेकिन शहरों का डूबना तो बाद में होगा, मौसम के उतार चढ़ाव हम सब देख रहे हैं। बेमौसम बारिश हो रही है, फसलें खराब होती हैं, सूखे से भी देख रहे हैं कि किस तरह की तबाही है। एक हिस्सा देश का सूखे से तबाह हो रहा है, दूसरे हिस्से में बारिश। मामला बस इतना ही नहीं है, हम अपने नदियों, समंदरों, अपनी झीलों और सभी आसपास के इलाके को इतना गंदा कर देते हैं कि धरती रहने लायक नहीं रहती। प्लास्टिक का भरपूर और बेरोक टोक इस्तेमाल इसका एक पहलू है। दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक पैदा हो रहा है, जिनमें से 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल होता है। बाकी प्लास्टिक कबाड़ के रूप में हमारे पर्यावरण का दम घोटता है। हर साल करीब 1.9 से 2.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा झीलों, नदियों और समंदर में समा जाता है। प्लास्टिक हमारे कूड़ा घरों और जल निकायों को भरता जाता है और जलाए जाने पर जहरीला धुआं पैदा करता है। ये धरती के लिए सबसे गंभीर खतरों में एक है और इन सब की वजह से बढ़ता हुआ कार्बन एक बड़ा खतरा है। पर्यावरण को लेकर जो पेरिस समझौता हुआ उसमें कई अहम बातें रहीं। कहा गया कि दुनिया का तापमान और 2 डिग्री सेल्सियस हम ना बढ़ने दें, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी तक सीमित रखें, लेकिन अभी ही इसमें 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और दुनिया का तापमान अगले 5 सालों में रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगले 5 साल अब तक के सबसे गर्म 5 साल होने जा रहे हैं। ये सब होगा तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तीखी लू चलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र की सतह ऊंची होगी, कृषि और खाद्य सुरक्षा के संकट पैदा होंगे। इन सब के बीच सवाल और भी हैं कि कार्बन कटौती के लिए विकास के काम क्या रोकने होंगे। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो फिर विकासशील देश उसकी कीमत क्यों अदा करें। विकसित देशों का मानना है कि कीमत सबको चुकानी होगी। तो बहस अब विकास बनाम पर्यावरण पर भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी धरती को किस तरह बचाएं। इन सब के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कुछ चेतावनी देने वाले नतीजे निकाले हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के इलाके इस साल ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसकी वजह से एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और सांस संबंधी दूसरी बीमारियां बड़ी हो सकती हैं। ओजोन प्रदूषण अमूमन दिन में ज्यादा होता है क्योंकि इसके निर्माण में धूप की अहम भूमिका है, लेकिन यहाँ रात को भी देर तक इसका असर देखा जा रहा है। यानी जिसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर है। लेकिन क्या इस संकट से हम राष्ट्र के तौर पे, विश्व के तौर पे आगाह हैं और इसके लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं जिन्होंने लगातार पर्यावरण पर रिपोर्टिंग की है, उसके खतरों से आपको आगाह कराया है। मेरे साथ सुशील बहुगुणा है स्टूडियो में और गार्गी रावत। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविकल सोमवंशी जो प्रोग्राम मैनेजर हैं क्लीन एयर कैंपेन के, और अफरोज शाह पर्यावरणविद। आप सबका स्वागत है। सुशील और गार्गी, आप दोनों से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप दोनों ने लगातार कवरेज की है। गार्गी, एक एनवायरनमेंट रिपोर्टर के तौर पे जब ये बातें हम करते हैं एनवायरनमेंट डे के दिन, तो कितनी अहमियत है इस तरह के एनवायरनमेंट डे की, क्या इंपॉर्टेंस है और इस दिन हम इसके बारे में बात करके क्या कुछ हासिल कर लेते हैं? नहीं, जरूर नगमा, इंपॉर्टेंस तो है और अहमियत भी है क्योंकि इससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। एनवायरनमेंट डे के अराउंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बच्चों
खास बच्चों के लिए बहुत वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम बात करते हैं प्लास्टिक्स कम करने का। अभी कुछ साल हुआ है, वेरियस कैंपेन्स अबाउट प्लास्टिक एंड ये जो स्ट्रॉज वगैरह कम करने का, तो इट्स रियली गेन्ड मोमेंटम। बिल्कुल, स्कूलों में इसका असर दिखाई देता है। बिल्कुल, पर एक रिपोर्टर के तौर पे आपने बहुत बहुत एस्पेक्ट्स कवर किए हैं एनवायरनमेंट के, तो जब इतना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है और एनवायरनमेंट डे पे बात होती है, तो वो कोई ऐसी चीज जो आपको चिंता पैदा करती है, आपके लिए फिक्र होती है कि ये रुकना ही जरूरी है इसको? जी, जो एयर पोल्यूशन, आप अभी बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन का, आई हैव टू से कि कुछ 10-12 साल पहले जब मैं कवर करती थी एयर पोल्यूशन इशू दिल्ली में, एंड उस समय CSE का ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बोला था कि एयर पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम है दिल्ली में, एंड ऑन वेरी हाई एयर पोल्यूशन डेज स्कूल्स बंद किए जाने चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ होगा, गवर्नमेंट नहीं करने वाली, स्कूल्स कहाँ बंद होंगे। मैं ऑफिस आई, मैंने स्टोरी अपनी एडिट करी, और ऑफिस में भी लोगों को कन्विंस करना कि प्लीज ये स्टोरी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी एक टास्क था। लेकिन आई वॉज हैप्पी टू सी कि पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी इशू बन चुकी है एयर पोल्यूशन। तो उस तौर पे तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जरूर होता है, बट देन फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि हर साल एयर पोल्यूशन रिमेन्स अ क्राइसिस, एंड वो स्टोरी अभी तक बनी हुई है, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक हमको मिला नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, अवेयरनेस तो बड़ी है, लोग कम से कम अब ये नहीं होता कि एयर पोल्यूशन की स्टोरी जो है वो जाएगी नहीं है हमारे यहाँ, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सुशील, आपने बहुत ऐसे इलाकों में भी रिपोर्टिंग की है, पहाड़ों में, जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं और जहाँ पर हमेशा ये डर और फिक्र रहती है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो बनते नहीं समय पर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, पहाड़ हमारे वहाँ के जो पूरा जलवायु है वो बहुत ही नाजुक है, तो उसमें किस तरह का असंतुलन दिखता है। पर आपको एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, रिपोर्टर के तौर पे क्या चीज़ परेशान ज़्यादा करती है? देखिए, पहली चीज़ तो जो मुझे परेशान करती है वो रस्म अदायगी है। हम लोग एक दिन साल में निकालते हैं और उस दिन हम इतना हल्ला मचाते हैं कि लगता है कि आज ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर हमारी नज़र पड़ी है। ये समस्या हर वक्त हमारे सामने है, सुबह से लेकर रात तक हर काम में समस्या हमारे आड़े आती है, और जो सबसे मार्जिनल लोग हैं उनको ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जो सबसे ख़तरे वाले इलाके, चाहे हमारे ऊंचे पर पहाड़ हों या हमारे समुद्र किनारे के इलाके हों या हमारे रेगिस्तान हो, हमारे किसान हों, सबको ये जो है समस्या सीधे सीधे प्रभावित करती है। लेकिन हम तब भी सिर्फ रस्म अदायगी से ऊपर नहीं उठते। मेरा मानना यह है कि एक दिन में हम जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं रस्म अदायगी के नाम पर, बड़े बड़े बैनर लगाकर, आज भी आप कई जगहों पर देखेंगे इतने बड़े बड़े बैनर लगे होंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी को साल में सस्टेन तरीके से साल भर इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा बेहतर अवेयरनेस लोगों के अंदर ला पाएंगे। और ये जो अवेयरनेस है ये सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है, इसमें हर आदमी को हिस्सा बनना पड़ेगा। सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रश करते हुए, दाढ़ी बनाते हुए जो हम 5 लीटर पानी बहा देते हैं, उसके बाद फ्लश में जो हम 5-10 लीटर पानी बहाते हैं, वो पीने का पानी होता है। वो पीने का पानी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखने को नसीब नहीं होता। वो 1-1 लीटर पानी लेने के लिए कई किलोमीटर जाते हैं, हम उसको बड़ी बेदर्दी से सुबह बहा देते हैं। ये जो पूरी की पूरी इस तरह की अवेयरनेस है, ये तभी आएगी जब आप रोज लोगों को हिट करेंगे, रोज उनको बताएंगे कि आप कितने संकट में हैं। सिर्फ एक दिन बता देने से और एक दिन पैसा खर्च करने से नहीं होता। बड़े बड़े इवेंट एक दिन में होते हैं, उनमें बहुत पैसा, और ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम आदमी तक बात पहुंचाए, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बड़ी चीज की विकास की जो अंधी दौड़ है, विकास हम सबको चाहिए, लेकिन विकास किस कीमत पर, ये लगातार सवाल उठता है। तो ऐसा विकास हो जो सस्टेनेबल हो। हम लगातार बिल्कुल धौंकनी की तरह एयर कंडीशनर चलते हैं शहरों के अंदर, और हम एक कमरे के अंदर ठंडक लाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उससे बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर कहीं उसके लिए कोयला जल रहा है। हम अपनी, सिर्फ इतना अगर आप सोच लें कि हम अपनी ईमेल में कितना मेल्स रखते हैं, कभी किसी ने सोचा कि वो मेल रखने की कीमत कौन चुका रहा है? कहीं उसके लिए कोयला जल रहा होगा, कहीं उसके लिए कहीं पर जो है गैस जल रही होगी, तब आप अपने ईमेल में अपने कंप्यूटर पर काम कर पा रहे हैं। तो आप उसको ही कम कर लें। हर स्तर पर आपको, आप जो खा रहे हैं हर चीज में माइक्रो प्लास्टिक है। आप जब प्लास्टिक का कोई टुकड़ा फेंकते हैं तो लौट कर वो आपके खाने में आता है, आपकी धमनियों में बहता है। तो ये चीज जब तक हम रोज हिट नहीं करेंगे, लोगों को दिन रात हिट नहीं करेंगे, हम अपने 100 मिनट के कार्यक्रम में अगर 2 मिनट भी रोज डालें तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि हम एक ही दिन 24 घंटे सब कुछ कह के और फिर अगले साल लौटें। और यही नियत हमारी आज भी है कि रस्म अदायगी
भले इसको कहे, लेकिन कम से कम ये कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो एनडीटीवी तो अवेयरनेस हमेशा बढ़ाए, इन इश्यूज पे फोकस बात करता रहा है। जी, हमने कई कैंपेन लगातार किए हैं एनवायरनमेंट पर। इसी मकसद से जो आप सुशील कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जितना आदमी सोचे उससे उतनी चिंता बढ़ती है। अफरोज की ये जो है विकास बनाम पर्यावरण की एक तरह से लड़ाई है, लेकिन विकास कैसे हो, विकास जरूरी है, पर जो विकासशील देश और विकसित देश हैं उनमें भी टकराव है, या विकास फिर ये कि आपने आसपास देख लीजिए, जिसकी बात सुशील कर रहे थे कि ऐसी बिल्डिंग्स है जो बिना एसी के रहते नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन, कहाँ पे गाइडलाइंस बननी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लगातार एयर कंडीशनिंग चलती है, उससे बाहर का तापमान कितना बढ़ता है, अब ये अवेयरनेस हो रही है थोड़ी थोड़ी। पर आज पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम इस बात की ओर ध्यान जाना बहुत जरूरी है कि हम तमाम लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं उनका कितना ज्यादा हाथ है इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में। मैं तो दो चीजें पहले आपको बोल दूं। एक तो ये प्लानेट पे हमारे बहुत ज्यादा लोग हो गए, 7 बिलियन की क्षमता हमारे प्लानेट की खत्म हो गई। हमने बहुत हमारे स्पीशीज को बढ़ा दिया और हम सोचते रहे कि ये प्लानेट जो है हमारा ही है, या कोई दूसरी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक दूसरा, हम बातें बहुत करते, काम कम होता है। आप जिसको देखो वो बोलता है मैं पर्यावरण से प्यार करता हूँ, मैं ये देश से प्यार करता हूँ, और आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप क्या करते हो ये पर्यावरण के लिए, आंख नीचे हो जाए। बड़ा मुश्किल ये सवाल है। और फिर तीसरी चीज ये करते हैं कि जब आप पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं, उनको वोट करते हैं, टैक्स देते हैं, फिर उनकी चेसिंग शुरू करते हैं। आप बोलते हैं आपका ही काम है, प्रधानमंत्री करें, चीफ मिनिस्टर करें, ये करें, वो करें। एक्चुअली ये समझना होगा हमको, जो मेरा काम 8 साल से जो निचली सतह पे चलता है, यही बेसिस पे है कि हम हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे भी और सिस्टमिक लेवल पे भी जिम्मेदार है इसके लिए। सिस्टम्स जब तक प्लेस में नहीं होंगे, एक तो अच्छा कानून बनाना, दूसरा कानून को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना, दूसरा इंडिविजुअल जो आप घर पे जो खाना पीना खाते हैं, जैसे सुशील जी बोल रहे हैं आप क्या क्या करते हैं, आप डायरेक्टली आपके बच्चे और ये वेल, शार्क, टर्टल के बच्चों में लड़ाई छुड़ गई है। अब इसमें जीतेगा कौन ये लड़ाई? ये बेचारे वो वॉइसलेस स्पीशीज हैं, वो मर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। आपके प्लास्टिक की आदत देखिए, आपको एक चाय कॉफी पीना है अपने डिस्पोजेबल कप में, आपके लिए हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम ही है। अब कितनी हॉरर स्टोरीज और कितने वीडियोस आ गए, वेल के पेट में, शार्क के पेट में, ये सब कूड़ा कचरा टनों के हिसाब से है। कुत्तों के जो रोड पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो टनों के हिसाब से हैं। अब क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन ये है, हम बातें कम करें और काम ज्यादा करें। आप खाली जो काम है वो किस हाँ। लेवल पे, जैसे आप कह रहे हैं कि जब हम अपने नेताओं को भी चुनते हैं तो क्या ये इलेक्शंस के मुद्दे बनते हैं? नहीं बनते। एनवायरनमेंट के अराउंड जो बातचीत है उसको कैसे केंद्र में लाया जाए, और क्योंकि इस पे पॉलिसीज और इस पर कानून बनाने की जरूरत है। लोग इंडिविजुअल्स के तौर पे तो काम कर पाते हैं, पर बड़े पैमाने पे काम तभी होगा जब इस पे पॉलिसीज बने। हमारे साथ अविकल भी जुड़े हुए हैं, और अफरोज मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ गार्गी और सुशील भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस समय हम, और लौटते हैं इस बहुत ही अहम चर्चा पे इस ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। आज पर्यावरण दिवस है। हमारे साथ मौजूद हैं अविकल सोमवंशी, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं क्लीन एयर कैंपेन के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। अविकल, एक रिपोर्ट, एक एनालिसिस की है CSE ने, जिससे पता चलता है कि दिल्ली NCR के इलाके में इस साल ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण से बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहा है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो प्रदूषण है वो क्यों, कैसे बढ़ा, वो क्या है? तो हाँ, हमने इस बार गर्मियों में ग्राउंड लेवल ओजोन का एनालिसिस किया है। पहले तो मैं बता दूं, ओजोन 2 तरीके की होती है। एक ओजोन जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जिससे ओजोन लेयर बनता है, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों को रोकता है और देश के लिए काफी, दुनिया के लिए काफी जरूरी है, जिसमें ओजोन होल की बात हो रही। ओजोन उस लेवल पे अच्छी होती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, वहां पे अगर ओजोन है तो बहुत ही हानिकारक है और जानलेवा है, और इसका बढ़ना काफी खतरनाक माना जाता है। और हमने ये देखा है इस गर्मियों में, पिछली गर्मी में भी देखा था कि ये ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है वो दिल्ली NCR में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। और ये एक अलग तरीके की गैस है, ये किसी सोर्स से नहीं आता, ना किसी इंजन या किसी गाड़ी या किसी फैक्ट्री से आता है। ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से बनता है। जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह धुआं शहर में होता है, वो धूप में
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है और ये गर्मी के समय, दोपहर के समय काफी ज्यादा लेवल पे जा रहा है। हमने देखा है कि दिल्ली में अधिकतर जो स्टेशन है वहां पे स्टैंडर्ड को ब्रीच कर रहा है और ये काफी हानिकारक है और इसका जो असर है वो तुरंत होता है। PM 2.5 वगैरह का असर आपको साल 2 साल में होता है, लेकिन जो ओजोन का पोल्यूशन है, अगर आप ओजोन से एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको इंस्टेंटली रिएक्शन होगा। अगर आपको हार्ट की डिजीज है या ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, एस्थमा है, तो आपको उसी समय उसका असर होगा और आपको कहते हैं अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। और ये दिल्ली NCR में काफी ज्यादा हो गया। जी, दिल्ली NCR में काफी ज्यादा देखा गया इस बार, खतरनाक है क्योंकि उसमें जैसे बता रहे हैं अविकल की फौरन एक हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। ज़मीन के सतह के आसपास में ये ओजोन बहुत ख़तरनाक है। तो एक पर्यावरण में बहुत सारी NDTV ने लगातार कैंपेन इस पर किए हैं और बहुत सारी पॉजिटिव अच्छी स्टोरीज भी सामने आई हैं कि लोगों ने किस तरह की कोशिश की है इसे लेकर। और अफरोज तो लगातार ऐसी कोशिश में रहे हैं। गार्गी, हम लोगों ने इन्हें अपने शोज में भी शामिल किया है। मैं कहना चाहती थी कि जो एनवायरमेंट रिपोर्टिंग होती है उसमें काफ़ी बहुत लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जैसे अफरोज की कहानी है जो हमने NDTV में फीचर किया, कैंपेन में फीचर किया कि इन्होंने वर्सोवा बीच को देखा, वहां पर गंदगी देखी। मैं बता नहीं सकती हूँ वो जो पहले के फुटेज या पिक्चर्स हैं वर्सोवा बीच के कैसे थे। उन्होंने ठान लिया कि मैं इसको साफ करूंगा। अब इमेजिन एक जना सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो लगे रहे और उनके लगे रहने से रोज एवरी आई थिंक वीकेंड वो काम करते थे और लोग जुड़ गए, स्टूडेंट्स जुड़ गए, यंगस्टर्स जुड़ गए एंड वो बीच उन्होंने साफ कर दिया। हाँ, बार बार वो कूड़ा वापस भी आ जाता था, वो सफाई करते रहते और वहां पे फिर टर्टल्स ने आके नेस्ट दिया। तो इससे ज्यादा क्या सक्सेस माना जा सकता है? तो ऐसी स्टोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफरोज, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस ऑन एनवायरनमेंट डे टुडे। और ऐसे मौके पे लगता है कि हमें जो थैंक यू गार्गी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, उन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। कल ही यमुना जी अभियान के मनोज मिश्रा जो हैं, उन्होंने आखिरी सांस ली, कहीं जिक्र उनका कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी लोगों को लगे रहना पड़ेगा, चाहे वो हीरो बने न बने, क्योंकि एक और बड़ी जो कई तरीके से कई मैट्रिक्स जिनमें हम दिखा सकते हैं, हम एक अर्थ ओवरशूट डे बोलते हैं। धरती एक साल में हमारे लिए जितना पैदा कर सकती है, हम उसको पहले 7 महीने में ही खत्म कर देते हैं। अगर हमको एक साल की अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो हमको 1.8 अर्थ चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए हम किस रफ्तार से खा रहे हैं, हमारी भूख कितनी बड़ी है, चाहे विकास के नाम पर हो चाहे वो हमारे पेट की हो। तो ये अभी धरती ने जितना एक साल में हमारे लिए उत्पादन किया है, वो अगर हम 7 महीने में खा लेंगे तो बाकी कहां से लाएंगे? तो हम जो पूरा रिसोर्स मतलब फिक्स डिपॉजिट अर्थ ने जो हमारे लिए किया था, अब हम उसमें से निकाल रहे हैं। वो कब तक निकालेंगे? अभी टिपिंग पॉइंट है, इसके बाद फिर मुझे लगता नहीं कि संभलने का कोई बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। हमेशा कि धरती के पास सबकी जरूरत के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए काफी नहीं है। अफरोज, एक आखिरी कमेंट आपसे, हमारे पास वक्त इतना ही अफसोस की चर्चा के लिए, पर एक पॉलिसी के तौर पे कोई सुझाव आप देंगे जो बदलाव की बहुत जरूरत है अभी इस इमरजेंसी से डील करने के लिए? एक तो एज ए लॉयर मैं आपको बोल दूं, जो भी पॉलिसी बनती है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। कोई ब्यूरोक्रेट मंत्रालय में अपनी इप्सी डिक्सिट बोलते हैं ना, मेरे को ये लग रहा है और ये ठीक होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी खतरनाक डिसीजन मेकिंग होती है जी। जो फील्ड में मैं काम करता हूँ उसमें एक पॉलिसी बनी है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक लाइन में है कि आप जो कंपनी प्लास्टिक बनाती है वो ले जाए। अब उसकी जो बोलते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, द डेविल लाइज इन द डिटेल, उसकी डिटेलिंग एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। वो नहीं होने की वजह से आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं जी। अगर कंपनी है उसने 1 टन प्लास्टिक बनाया, किस तरह ले जाए? अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये वेफर के पैकेट, चिप्स के पैकेट, ये सब इसको बोलते हैं मल्टी लेयर, लाइट वेट, इसको कुछ कर भी नहीं सकता। आपने अगर रिट्रीव भी कर दिया ओशन से, बड़ा मुश्किल है। अब ये डिटेलिंग में ये पॉलिसी साइलेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट में मेरे को सुन रहा है तो ये डिटेलिंग जो है एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। फील्ड पे क्या हो रहा है, कितने लोग इसको ला रहे हैं और फेक कैसे रहे। जैसे मैं आपको एक फिगर दे दूं, 1 किलो वो जो मल्टी लेयर को अगर आपको समुद्र से निकालना है, मैंने खुद कैलकुलेट किया, 360 रुपए आपको लगेंगे अगर आपने एक आदमी को लगाया और वो बनने के लिए 50-60 रुपए में वो बिक रहा है तैयार होके, जो उसकी पैकेजिंग। अब वो 300 रुपए का गैपिंग कौन फिल करेगा? क्या वो कंपनी अपनी जेब से देगी? फिर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग इन वेस्ट उसको बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट लेते हैं और बोलते हैं मेरा वेस्ट है जी। हाँ, और अब तो पेपर वर्क पूरा करके डाल देते हैं। तो ये क्या एक एग्जाम्पल है EPR में क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों को एविडेंस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए।
हर इंडियन को बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति डेवलप हो रही है, बट होप भी है इसमें। हमारी होप ये है कि अगर हम सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरोज, और गार्गी और सुशील आपका अविकल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा आज के दिन बहुत ज़रूरी है, लोगों का ध्यान बार बार इस ओर जाए, सरकारों का ध्यान जाए, और पॉलिसीज़ जो हैं जैसा आप बता रहे थे फिरोज की उस डिटेलिंग के साथ बनाई जाए ताकि इस खतरे को कम से कम कुछ टाला जा सके।